आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उन क्वेश्चंस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं या जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो डाउट आपके दूर हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिएगा स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा नीट 2021 में आया है। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्मूथ मसल क्या होते हैं। स्मूथ मसल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और 4 स्टेटमेंट हमें दी गई हैं और कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है अबाउट स्मूथ मसल। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्मूथ मसल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं होलो विसरल ऑर्गन्स। होलो विसरल ऑर्गन का मतलब है जो ऑर्गन खोखले होते हैं, ट्यूब जैसे ऑर्गन होते हैं, उसकी आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दीज मसल्स हैव नो स्टेरिएशंस, मतलब इन पर कुछ पट्टियां या जैसे आप कह सकते हैं बैंड वो नहीं होते हैं, तभी तो हमने इनको कहा है दीज आर स्मूथ मसल्स। इनका नेचर स्मूथ होता है एंड बोथ एंड्स आर टेपर। स्टूडेंट, इनके जो एंड होते हैं वो ऐसे होते हैं, टेपरिंग एंड, नुकीले एंड होते हैं यहां पर। नेक्स्ट है, दे आर इनवोलेंट्री मसल्स। इनवोलेंट्री मसल का मतलब ये है कि ये आपके विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनको जब चाहें कंट्रोल कर लें, ये क्या है, आपके इस तरह से कंट्रोल में नहीं आती है, इनवोलेंट्री नेचर होता है। दूसरा है, कम्युनिकेशन एमंग विद द सेल्स इन परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क। ये क्या कह रहा है आपसे कि ये कम्युनिकेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और यही हमारा आंसर है। इवन इंटरकलेटेड डिस्क जो होता है ये करेक्टर होता है आपकी हार्ट मसल्स, कार्डिक मसल जिसको आप कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 4 आंसर होगा। स्मूथ मसल की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, उनकी सरफेस स्मूथ होती है, उन पर कोई पट्टियां, कोई बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्क्यूलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया है। मतलब ये कहा गया है कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेबल होता है, मतलब एक तरीके का यहां पर जेनेटिक डिफेक्ट की बात की गई है। सबसे पहला है मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल होता है। मस्क्यूलर मतलब मसल से रिलेटेड है और डिस्ट्रोफी का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, लगातार वो स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। देन है मायस्थीनिया ग्रेविस। स्टूडेंट, ये बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिजीज। स्टूडेंट्स, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि कौन सी सेल्स हमारी सेल्फ है अपनी और कौन सी नॉन सेल्फ सेल्स होती है, उसको आप कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। स्टूडेंट, ये डिसऑर्डर नॉर्मली ड्यू टू सम जेनेटिक डिफेक्ट और इसके कुछ अननोन रीजन भी हो सकते हैं जिसके कारण ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस है, रिहुमेटाइड अर्थराइटिस है, IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसको आप ऑटो इम्यून डिजीज कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है बोटुलिज्म।
स्टूडेंट ये एक टाइप की फूड पॉइजनिंग है जो होती है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है बोटुलिज्म के लिए। देन है टिटेनी। टिटेनी किसके कारण होती है? टिटेनी होती है लो कैल्शियम लेवल के कारण ये बीमारी होती है। तो स्टूडेंट यहां पर मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेबल की बात की गई है, तो हमारा आंसर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2019 में आया है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम with the help of hyaline cartilage। स्टूडेंट 11th और 12th पेयर की जो रिब्स हैं, जिसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, ये कभी भी स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। देन ईच रिब इज फ्लैट थिन बोन एंड ऑल रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली ऑफ टू द thoracic vertebra एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए डोर्सल व्यू कौन सा होता है और वेंट्रल कौन सा होता है। डोर्सल व्यू हमारा वो होता है जब हम बात करते हैं स्टर्नम के बारे में कि स्टर्नम एक सिंगल फ्लैट बोन है। हम डोर्सल व्यू की जब हम बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड जो व्यू है, रीढ़ की हड्डी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारा होता है डोर्सल पोर्शन। वेंट्रल की अगर आप बात करते हैं, वेंट्रल रीजन पर प्रेजेंट होता है स्टर्नम, जहां पर रिब्स जुड़ी होती हैं। अब जरा देखिएगा, ईच रिब इज फ्लैट बोन एंड ऑल रिब आर, ऑल रिब के बारे में उसने कहा है कनेक्टेड डोर्सली टू द thoracic vertebra एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। स्टूडेंट ये ऑल रिब के लिए बात कही गई है, ये ऑल रिब्स के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिएगा, there are 7 pair of vertebrosternal जिसको कहते हैं ट्रू रिब्स। स्टूडेंट ये टर्म आप जरूर याद करिएगा, vertebrosternal इसको कह रहे हैं ट्रू रिब्स। 3 pair of vertebrochondral ये होती हैं फॉल्स रिब एंड 2 pair of vertebral ये होती हैं 11 and 12 पेयर जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो स्टूडेंट ये हमारा जो आंसर है वो यही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, मतलब हमारे पास 7 पेयर ट्रू रिब्स होती हैं। आप इनको ट्रू रिब्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग स्टर्नम से जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद है 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जिसको आप कहते हैं फॉल्स। फॉल्स में आती हैं 8, 9 और 10 पेयर। ये रिब्स 7th पेयर रिब की, नॉर्मली 7th रिब की हेल्प से ये जुड़ती हैं, इसलिए आपने नाम दिया है फॉल्स रिब्स। और फाइनली 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। स्टूडेंट्स 11th एंड 12 पेयर जो रिब हैं वो हमारे सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं और वो ऐसे ही फ्लोट करती हुई, लटकी हुई रिब्स आप उनको कंसीडर कहते हैं, जो वेंट्रली किसी भी स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ती हैं। तो हमारा जो आंसर है वो 3rd है। फाइनली 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अभी हमने इसके बारे में बात की है। 8, 9 एंड 10th, ये जो 7th आपके पेयर वाली जो रिब है ये उसके साथ, उसकी हेल्प से जुड़ती हैं स्टर्नम के साथ, तो हम इनको फॉल्स रिब कंसीडर करते हैं। तो हमारा आंसर स्टूडेंट यहां पर 3rd है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग नीट 2018 में क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट यहां कैल्शियम की इंपॉर्टेंस की बात की गई है। ऑब्वियस सी बात है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की हमें जरूरत होती है। क्या करता है? बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यही हमारा
आंसर है? हमारा आंसर ये है, हमें आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया है। देखिएगा, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट की मास्किंग को रिमूव करने का काम करता है। स्टूडेंट, मास्किंग कब होती है? मास्किंग तब होती है जिस समय हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, हमारी मसल्स रिलैक्स मोड में रहती हैं। ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। अब एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं? जिस समय हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक्टिन मायोसिन के हेड रीजन पर जाकर जुड़ जाता है, एक स्लाइडिंग फिलामेंट प्रोसेस वहां पर शुरू होती है और हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट। नहीं स्टूडेंट, ये कैल्शियम का फंक्शन नहीं है। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कैल्शियम का फंक्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है एक्टिवेट द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट। ये फंक्शन भी कैल्शियम परफॉर्म नहीं करता है। और फाइनली है प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट। नहीं, ये फंक्शन भी कैल्शियम का नहीं है। जनरली ये आपसे क्या कह रहा है? प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है उसके बॉन्ड बनने को कैल्शियम रोक रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास जो कैल्शियम से रिलेटेड है, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वो हमारे पास आंसर स्टूडेंट फर्स्ट है। ठीक है, चलिएगा आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ओस्टियोपोरोसिस। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ओस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है और ये जनरली होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन जब बॉडी में घटने लगता है तो जनरली क्या हो जाता है? बोन मास डिक्रीज होने लगता है। जब बोन मास डिक्रीज होने लगता है तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन को आप कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। चलिएगा अब देखते हैं कौन से हार्मोन है जो सिग्निफिकेंट रोल करते हैं। एल्डोस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन। स्टूडेंट, एल्डोस्टेरोन जो है ये हार्मोन है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, ये हार्मोन है। एड्रीनल कॉर्टेक्स में मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक ग्रुप है, ये वहां का हार्मोन है और ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन को आप कहते हैं, ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग, जिस समय एक फीमेल का जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, मिल्क फॉर्मेशन इन मेमरी ग्लैंड। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड हार्मोन। स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है क्योंकि एस्ट्रोजन, जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल अगर घटने लगेगा तो हमारा जो बोन मास है वो डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा, ये पैराथायराइड हार्मोन से भी रिलेटेड है क्योंकि पैराथायराइड पीटीएच हार्मोन जिसको कहा जाता है, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो जनरली आप कह सकते हैं एस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड है ओस्टियोपोरोसिस से। थर्ड है प्रोजेस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन। स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरोन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ये नॉर्मली कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यूट्राइन एंडोमेट्रियम की थिकनेस को ये मेंटेन रखता है। उसके बाद है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के बारे में अभी हमने बात की है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पैराथायराइड एंड प्रोलैक्टिन। पैराथायराइड हमारे आंसर हो सकता है, लेकिन पैराथायराइड प्रोलैक्टिन के साथ हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा एस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड हार्मोन। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्केलेटल मूवमेंट एंड लोकोमोशन रिलेटेड चैप्टर से। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके इन क्वेश्चंस से रिलेटेड
और कुछ टर्म से रिलेटेड जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करते रहने के लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से। और स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिएगा, अपने एग्जाम पर फोकस करिएगा और वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।